ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? पहले भारत के सामानों से दिक्कत हुई तो 50% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि अमेरिका में बने सामान मेड इन इंडिया सामान से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और अब भारत से जाकर यूएस में नौकरी करने वालों पर H-1B वीज़ा फी बढ़ाकर $1 लाख कर दिया, क्योंकि भारतीयों के सामने अमेरिकी टिक नहीं पा रहे थे। ट्रंप का ये नया टेंट्रम क्या रंग लाएगा? क्या ये भारत से होने वाले ट्रेड डील से पहले दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर वाकई ये कदम अमेरिका में बेरोजगारी कम करने और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम को सफल बनाने में कारगर साबित होगा? क्या अमेरिका लंबे समय तक अपने इस फैसले पर टिका रह सकता है? दूसरी तरफ है भारत। हर साल जितने भी H-1B वीज़ा अमेरिका जारी करता है, उसमें से करीब 70% भारतीय होते हैं, जो वहाँ के IT सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में जाके काम करते हैं। तो अब उन सेक्टर का क्या होगा? आज ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमान हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं प्रभु दयाल साहब, जो कि अमेरिका को काफ़ी करीब से जानते हैं। एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं, जो कि शिकागो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं, जो कि पूरे IT इंडस्ट्री पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। वैसे इनकी खासियत है, चूँकि इस पूरे फैसले से IT इंडस्ट्री में बड़ा ही हलचल सा मचा हुआ है। द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह है, जो पूरे इस कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से बदल रहा है उस पर काफ़ी पैनी नज़र रखती हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में प्रभु दयाल साहब आपसे आमतौर पे करता हूं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि अनुराग सिंह साहब से ये सवाल करूं, चूँकि वो शिकागो से जुड़ रहे हैं और अमेरिका के नीतियों पे बड़ा ही पैनी नज़र रखते हैं। तो अनुराग सिंह साहब, पहला सवाल आपसे कि ठीक है, $1 लाख का फ़ी लगा दिया, अलग अलग दलीलें दी गई जो व्हाइट हाउस के ऑर्डर में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा समझना चाहता हूं आसान भाषा में कि ट्रंप इस H-1B वीज़ा पे फ़ी बढ़ाकर आखिर क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? लक्ष्मण, देखिए, एक इमिग्रेशन जो एक मुद्दा है इस समय, वो यूरोप में कह लीजिए, वेस्टर्न नेशन में कह लीजिए, सभी जगह एक मुद्दा है और वो एक सीरियस इशू बन चुका है। बिकॉज इमिग्रेशन तब तक लोगों को पसंद आता है जब तक वो सेलेक्टिव हो और उससे देश को फायदा हो रहा हो। लेकिन जब वो मैस इमिग्रेशन हो जाता है और कंट्री के लोगों को ही नुकसान होने लगता है, तो फिर सेंटिमेंट लड़ जाता है इमिग्रेशन के अगेंस्ट। और ये सब कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं। यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया। तो एंड डेमोक्रेसी में तो सरकारों को वही करना होता है जो कि पब्लिक का सेंटिमेंट है। तो आई थिंक लक्ष्मण जी, ये सेंटिमेंट काफी समय से सिमर हो रहा था। इस पे बस दो बातें मैं कहता हूं, उससे बात चर्चा को और फैलाते हैं जी। एक, ये इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएशन नहीं है। बहुत लोग इसको टैरिफ से लिंक कर रहे हैं। ये एकदम अलग ट्रैक है और ये बहुत समय से चला था। ये इलेक्शन से पहले ही, ट्रंप काफी पहले से ये प्रॉमिस कर रहे थे और काफी सारे रिफॉर्म्स ये वो हैं जो 2016-17 में भी करना चाहते थे, लेकिन ये प्रायोरिटीज में थोड़ा पीछे थे। इलीगल इमिग्रेशन पहले रोकने आगे था, लेकिन अब इनका भी नंबर आ गया है। लेकिन ये बहुत पुराने, बहुत 10 साल से करीब ये मिसयूज हो रहा है। और तो ये इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएशन नहीं है, दिस इज प्रोटेक्टिंग अमेरिकन जॉब। और ऐसा प्रोटेक्शन भी नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं वो जाए ना, दे शुड नॉट बी लॉस्ट टू अदर पीपल। तो इसको हमें सिर्फ वैसे देखना चाहिए कि नाउ व्हाट ही हैज डन इज, देखिए, बहुत सिंपल सा रूल है कि H-1B बना था कि जो टैलेंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है वो आप इंपोर्ट कर सकें दूसरे कंट्रीज से। अब उन्होंने 100,000 वन टाइम फीस लगाई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई 5 साल भी काम करता है तो $20,000 पर ईयर के हिसाब से वो फीस ऐसे ही पूरी हो जाती है। उससे सिर्फ इंश्योर ये होगा कि कोई लेबर आर्बिट्राज नहीं होगा। मतलब अगर कोई अमेरिकन वर्कर काम कर रहा है 100,000 में, तो उसका 30-40% में इंडियन वर्कर आके रिप्लेस कर रहे थे और ये काफी ब्रॉड स्केल पे चल रहा था। वो नहीं हो पाएगा और आई थिंक वो बिल्कुल फेयर है। थोड़ा सा अनुराग जी, मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपसे, चूँकि आप तो बहुत ही फैक्ट के आधार पर बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है हम हमेशा आपसे बात करना। आप दो बातें कह रहे हैं और दोनों मेरे हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। पहला, आप कह रहे हैं कि इसका मकसद ये नहीं है कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो ना आए, बहुत असर नहीं पड़ेगा, $1 लाख कोई बहुत बड़ी फ़ी नहीं होती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अमेरिकन को जो इमिग्रेट होकर लोग आ रहे थे, चाहे इंडियन हो या दूसरे भी हों, वो जो रिप्लेस कर रहे हैं तो रिप्लेस करना कम हो जाएगा। तो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट है नहीं क्या? नहीं, या तो रिप्लेस करेंगे या तो नहीं करेंगे। नो नो,
नहीं करें, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। हाँ। अब 85,000 वीजा स्पॉन्सर नहीं हो पाएंगे हर साल, वो होंगे 10-15 हजार, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उतने ही वीजा जो है वो जेन्युइन टैलेंट पर मिलते थे। बाकी सब लेबर आर्बिट्राज था, वो बंद हो जाएगा लक्ष्मण जी। तो इंडिया में अगर बहुत एस्पिरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि जो हर साल करीब 85,000 को जगह मिल जाती थी, उनके लिए नुकसान है लक्ष्मण जी, राइट। लेकिन टॉप टैलेंट अभी भी आ पाएगा, दोनों का फायदा है इसमें। उनको नौकरी इंडिया के उनको टॉप नौकरी टैलेंट नहीं मिलेगी। हाँ, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। जो बाकी लोग हैं, जो टॉप टैलेंट के अलावा जिनको आप कह रहे हैं, जो तो टॉप उनकी टैलेंट जगह नहीं है अमेरिकी, लक्ष्मण जी, हाँ, जो टॉप टैलेंट नहीं हाँ, आपके हिसाब से, और उनकी जगह अमेरिकन को नौकरी मिल जाएगी। तो मेरा एक सवाल आपसे अब नहीं रहेगा, मैं ज़रा प्रभु दयाल साहब के पास जाना चाहता हूँ। प्रभु दयाल साहब, एक पक्ष ये है जो अनुराग सिंह साहब ने कहा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ट्रंप इसको क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहा आपके हिसाब से, या फिर सिर्फ वो देख रहे हैं कि चलो इतने लोग आएंगे, इतने पैसे हमारे पास आ जाएंगे, कुछ टैलेंट जो अमेरिका का है वो वापस नौकरी पाना मिल जाएगा, लेकिन बजाय कि एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने का ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है। आपका क्या मानना है? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुराग सिंह जी की जो बात है उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि ये भारत के खिलाफ रिटेलिएशन नहीं है। हालांकि देखिए, हमारे मीडिया में इस बात का बहुत जिक्र हुआ है, लेकिन जैसा अनुराग जी ने कहा, ये ट्रंप ने ये जो इलेक्शन प्रॉमिसेस किए थे, उनकी पॉलिसी, बहुत जमाने से ये डिमांड चल रही थी कि H1B वीजास पे कुछ लगाम लगाई जाए, ये इस वजह से हुआ है। भारत के खिलाफ ये पॉलिसी नहीं है। हालांकि 70% जो H1B वीजा होल्डर्स होते हैं वो भारत से होते हैं। तो हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो अमेरिका जाने के लिए उत्सुक थे, अमेरिकन ड्रीम को परसू कर रहे थे, उनको जरूर सदमा इससे लगेगा। लेकिन कुछ बातें और है। देखिए, पहली बात तो अमेरिका के एनालिस्ट खुद ये कह रहे हैं कि काफी हद तक अमेरिकन टेक इंडस्ट्री को इससे झटका लगेगा, उनका नुकसान होगा। लेकिन ये कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं है। ये ट्रंप साहब ने इसको पॉलिसी को जारी किया है, और वो देखेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि इसके असर किस तरह के हो रहे हैं, और अगर इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो बेशक वो कुछ इसमें ढील दे सकते हैं, कुछ रिलैक्सेशंस कर सकते हैं। दूसरी बात, देखिए, हमारे लोगों को जरूर अभी नियर टर्म में झटका लगेगा, क्योंकि काफी संख्या में हमारे लोग जाते थे। कुल लगभग 65,000 H1B वीजा दिए जाते हैं, उसके अलावा 20,000 और दिए जाते हैं हाईली स्किल्ड जो होते हैं उनको। तो ये नियर टर्म में बहुत झटका लगेगा। लेकिन देखिए, दुनिया रुकती नहीं है, हमारे लोग दूसरे रास्ते ढूंढ लेंगे। आप खुद देखिए, जापान, जर्मनी ये गुहार लगा रहे हैं हमारे लोगों को कि आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि उनको जरूरतें हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रीज जैसे यूएई है, यूएई बहुत हमारे साथ काम कर रहा है हाईटेक इंडस्ट्री पे। वो चाहता है कि उनके यहाँ टेक इंडस्ट्री डेवलप हो, और क्यों नहीं होगी। यूएई ने देखिए कितनी तरक्की की है अलग अलग क्षेत्रों में। तो हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको देर सवेर लेकिन अच्छी नौकरी जरूर दूसरे देशों में मिलेंगी, क्योंकि टैलेंट को रोका नहीं जा सकता, ये टैलेंटेड लोग हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमें खुद ये कोशिश करनी होगी कि हमारे यहाँ पूरी सी पूरी जो जरूरतें हैं वो हमारे लोग से पूरी है। और मतलब कि हमारे यहाँ जो मार्केट है बड़े टेक लोगों का, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और ज्यादा, और स्टडी इन इंडिया और वर्क इन इंडिया, इस पे जोर होना होगा। हमारे लोग जो जाके अमेरिका को एनरिच करते हैं, अगर वहां पर रोक लग रही है तो वो अगर नहीं जाएंगे तो ये जो ब्रेन ड्रेन होता था अब ये वापसी की दिशा में हो जाएगा, और मेरा मानना है कि ये ब्रेन गेन हो जाएगा। इससे हमारे जो इकोनॉमी है, हमारी टेक इंडस्ट्री, उसको फायदा हो सकता है। तो कुछ शुरुआत के मेरी बातें यही है। लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि ब्रेन ड्रेन जो है वो वापस आएगा, तो
कह तो लेते हैं हम लोग, ठीक है, देशभक्ति है, देशभक्ति में हम लोग कह लेंगे, लेकिन आपके खुद कई सारे जानने वाले, आपके खुद कई सारे लोग होंगे जो वहाँ पे अमेरिका में होंगे। आपको लगता है कोई चाहे कि नहीं हम इंडिया आकर के यहाँ जॉब करें अमेरिका की नौकरी छोड़ करके? क्यों नहीं? अगर हमारे यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी तो क्यों नहीं आएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, बहुत से ऐसे दूसरे देश हैं, जर्मनी, जापान, यूके भी, जो हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स को आमंत्रित कर रहे हैं और ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो आके काम करें। अभी देखिए, इसमें दोनों ही चीजें जापान गए थे, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं दयाल साहब कि एक तो इकोसिस्टम हमें अपने यहाँ बनाना होगा कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ काम करें और हमारे यहाँ काम करके यहाँ पे रहें। दूसरा मेरा सवाल अनुराग सिंह से आगे चलकर होगा, अभी मैं दो बाकी मेहमानों को जोड़ लूँगा, कि क्या ये इकोसिस्टम यूएस को नहीं बनाना चाहिए कि हमें वीज़ा फ़ी बढ़ा करके लोगों को रोकना पड़ रहा है, हम ऐसा इकोसिस्टम बना दें ताकि अमेरिका के लोगों को जो इंडियन या फिर दूसरे देश के लोग रिप्लेस कर रहे हैं वो रिप्लेस ना कर पाएँ, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी हो। ये एक सवाल उठेगा, लेकिन मैं एक बार सुनील सुब्रमण्यम साहब आपके पास आना चाहूँगा। इससे आप किस तरह से देख रहे हैं? एक दयाल साहब ने कहा कि ब्रेन ड्रेन जो है वापस इंडिया आएंगे, इसकी संभावना कितनी है, कितने हम लोग, हमारी इंडस्ट्री तैयार है इसके लिए? देखिए, बहुत अनुराग सिंह जी और दयाल जी ने कहा, मैं सहमत हूँ, मगर मेरा एक ओवरआर्चिंग पॉइंट है यहाँ पर कि आप सहमत है अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आपके व्यूज आमतौर पे बड़ा कॉन्ट्रा व्यू होते हैं लोगों से। यस, नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ ना वो कि ये फिनेंशियल डिसीजन है, यानी उन ट्रम्प को अमेरिकन फिस्कल डेफिसिट को कम कराना, जो टैरिफ का एक मुद्दा था, उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उस दिन उन्होंने वो गोल्डन वीसा की बात भी उठाई है। तो ये एक रेवेन्यू ड्रिवन मॉडल, और वहां पे मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा goof up हुआ है ट्रम्प के टीम के अंदर। इसलिए आप जाके वो वीडियो देखिए जहां पे ये अनाउंस हुआ था, मिस्टर लुटनिक उनके साथ कह रहे कि ये साल पर साल लगेगा और रिन्यूअल्स पे भी लगेगा, और उन्हें लगाया $100 बिलियन, जिससे वो अपना एंटी इमिग्रेशन जो भी काम करना है उसको फाइनेंस करेंगे। फिर अगले दिन उनके जो कैथरीन जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, वापस ले लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक थी, क्योंकि $100,000 पर ईयर, तो इट वाज इडियोटिक इफ आई मे से सो, राइट। मगर इसका मेन एक फाइनेंशियल डिसीजन था। अगर उनको डोमेस्टिक जॉब्स प्रोटेक्ट करना है तो 85,000 को 40,000 कीजिए ना, सीधे आधा कीजिए, या क्वार्टर 50,000 कीजिए। अगर उनको अमेरिका ही प्रमोट करना है तो ये बंद कर दिए रास्ते ना, क्यों उसको लगा के पैसा भी सोच रहे, और हर साल लगने की सोच थी। फिर जब अमेरिकन कंपनियों ने, और मैं अभी आंकड़े बताता हूं आपको, टोटल 85,000 है, 65,000 आउटसाइडर्स के लिए, 20,000 जो अमेरिका में पढ़ाई करते हैं उनके लिए, और 20,000। तो इस 85,000 में 73% था इंडियंस का शेयर, इंडिया का नहीं, इंडियंस का। सुन लीजिए, तो 62,500, उस 62,500 में मैंने अपनी आंकड़े जोड़ा है कि 30,000 अमेरिकन एमएनसीज जो इंडियंस को हायर कर रहे हैं, अमेजॉन, डेलॉइट, मेटा, गूगल, इनका है। हमारी टॉप 5 इंडियन कंपनीज का 13,000 है। तो 30 + 13 43 आउट ऑफ 62, और बाकी के 22 किनके पास है? कुछ मेडिकल फार्मा स्पेस में है, और कुछ छोटी मोटी आईटी कंपनियों के पास है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये डेफिनेटली अमेरिकन कंपनीज को ही नुकसान है ना ये, क्योंकि उनको ही भरना है। तो उन्होंने, और 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इन सबके साथ बैठक, डिनर किया था मिस्टर ट्रंप ने सभी अमेरिकन ये सीईओ के साथ। तो नेचुरली वहां से फीडबैक आया होगा कि क्या ये हर साल लगाने वाले करके, उन्होंने जब फीडबैक दिया तो एक दिन में उसको वापस ले लिया। तो मेरा मानना है कि ये टोटली एक बजट डेफिसिट को टैकल करने के लिए जो रास्ता ढूंढते हैं, और उसके सामने ये पॉलिटिकली सपोर्टिंग अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट की मुद्दा बैठती है। ये खाली पीआर है, क्योंकि 80,000 नंबर कुछ क्या खास नंबर है क्या? ना हमारी 140 करोड़ की आबादी में उसका कुछ मायना है, ना 15 लाख लोग जो हमारी आईटी 5 दिग्गज आईटी कंपनी की टोटल एम्प्लॉयमेंट 1.5 मिलियन है, 15 लाख, उसमें 13,000 जो उनका हिस्सा था इज लेस देन 1%। तो नहीं हमारे आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होगा। यस,
इंडियंस जो चाहते थे कि हम H1B वीजा लेकर अमेरिका में काम करें, उनकी ख्वाहिशें थोड़ी धूल में चली गई। बिकॉज मेरा मानना है इस रास्ते से, जैसे अनुराग कह रहे थे, ये एक्चुअली ओबिचुअरी है H1B सिस्टम का, क्योंकि अनलेस एक एम्प्लॉयमेंट को आप $200,000 देने के लिए तैयार है, उसके लिए 6 साल के ले रहा हूं, $17,000 पर ईयर, तो दैट इज ओके, 8% मोर देन देयर सैलरी, वो तो एडजस्ट करके पढ़ सकते हैं। मगर एवरेज आईटी एम्प्लॉय जो इंडिया से जाता है उसका $60,000 to $80,000 है, उसमें अगर $17,000 एडिशनल जोड़ने वाले हैं तो इट इज बिकम्स अनवायबल। तो मेरा मानना है कि इंडियन आईटी कंपनी तो छोड़ देगी। ऑलरेडी मैंने डेटा देखा कि 20 to 50% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ इन अमेरिका ऑन शोरिंग में ही ओनली H1B का 20 to 50% वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो ऑलरेडी इंडियन आईटी कंपनीज ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोकल अमेरिकन को हायर किया या नियर शोरिंग कनाडा में जाके काम करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इंसुलेट कर लिया है। तो ये आईटी के ऊपर जो एक नेगेटिव हवा है, ये मेरे लिए ओवर रिएक्शन है, वो बात अलग है। मगर आई एग्री विद अनुराग जी कि ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये उनका अपना फिस्कल डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए एक इनकम का रास्ता उन्हें ढूंढा, और गलती से ये हर साल वाली बात करके किसी ने कंप्यूटर में एक्सेल शीट में डाल दिया और लिखा कि $100 बिलियन। तो ये सब एब्सोल्यूट रबिश है, क्योंकि उतना इनकम नहीं आएगा, ये H1B प्रोग्राम कोलैप्स हो जाएगी और इनका इनकम का जो ख्वाहिश है वो पूरा खत्म हो जाएगी। मगर जरूर जो इंडियंस है जिनकी एक आशा थी कि मैं अमेरिका में, क्योंकि ये ना ही ग्रीन कार्ड के लिए कुछ आसान बनाती है, क्योंकि परमानेंटली H1B में रहकर 20-25 साल लगते हैं ग्रीन कार्ड लगने में, तो ये क्या है, टेम्पररी 6 ईयर का एम्प्लॉयमेंट है उधर जाकर। तो मेरा मानना है कि ये इजिली करेंगे, ना ही ये 85,000 नंबर इतना छोटा नंबर है, तो इसके ऊपर इतना चर्चा, इतने मार्केट में करेक्शन, ये सब मुझे ओवरडन लग रहा है। ये कुछ नहीं है, और ये ट्रेड टॉक्स का और इसका कुछ संबंध नहीं है, वो मैं अनुराग जी से सहमत हूँ। आरती मैं आपके पास आऊँ, लेकिन एक छोटा सवाल अनुराग जी आपसे, जो इन्होंने कहा सुनील जी ने कि ये दरअसल ये बहुत बड़ा कोई जो पैसा जुटाने वाली योजना, मतलब मैं तो सीधा सवाल पूछूं मोटी भाषा में, अमेरिका की हालत इतनी ख़राब हो गई क्या कि इमिग्रेशन पे पैसा लेकर के वीज़ा पे फ़ी बढ़ा करके अपना फंडिंग करेंगे, डेफिसिट कम करेंगे? नहीं लक्ष्मण जी, एक तो ये रिवर्सल नहीं है। देखिए, मैं हमेशा जब चर्चा करता हूं तो मैं थोड़ा सा एक सॉफ्ट इशारे में कह देता हूं, जो लटनिक साहब कहे और नवारो साहब कहे उनको ज्यादा आप सीरियसली मत, उनके कमेंट्स को आप जाने दीजिए। जो स्कॉट बेसेंट बोले वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत सारे लोग H1B ज्यादा समझते नहीं है। तो लटनिक साहब कह गए कि तो हर साल लगेगा, वो लैंग्वेज में था कि ऑन एवरी पिटिशन, और पिटिशन तो 3 साल में एक बार दाखिल होती है, तो कोई यू टर्न नहीं लिया उन्होंने। हाँ, एक चीज कही है उन्होंने, बट वो भी इम्प्लाइड था, क्योंकि उन्होंने एंट्री इनटू यूएस में कहा है कि जो रिन्यूअल होंगे उन पे नहीं लगेगा, क्योंकि रिन्यूअल तो यूएस के अंदर रह के ही आप कर सकते हैं। हालांकि रिन्यूअल के लिए कुछ और प्रोग्राम आएगा बाद में। ये रेवेन्यू कमाने का जरिया नहीं है। देखिए, इसमें आप ग्राउंड पे उन लोगों की जॉब्स देखिए लक्ष्मण जी, जिनके जॉब्स जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट 15,000 लोग, 10,000 लोगों को ले ऑफ करता है यूएस में, और 10,000 वीजा स्पॉन्सर करता है H1B। ये एडअप तो नहीं होता ना, वो सब बुलेटिन को पढ़िए आप, उसमें सब लिखा हुआ है। ये लक्ष्मण जी, ये इतनी ओपन बातें हैं कि, और कंपनीज का देखिए, व्हेन वी से अमेरिकाज लॉस, देखिए ये सीरियस चर्चा के पास आता हूं, अमेरिका का लॉस कोई सीरियस ऑफिस के पास आता हूँ, क्यों ज़रूरत पड़ती है 15,000 अमेरिकन को बाहर करने का, 10,000 इंडियन को या फिर वीज़ा स्पॉन्सर करने का, इंडियन हो चाइनीज हो जो भी हो, क्यों ज़रूरत पड़ती है? बराबर लक्ष्मण जी, तो कंपनीज का प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर, तो जीसीसी इंडिया में क्यों खोले जा रहे हैं? क्यों 2.5 मिलियन लोग इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में काम कर रहे हैं? बैंक ऑफ अमेरिका के 30,000 लोग इंडिया में क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट में फर्क है। वही जो बैकएंड काम बैंक ऑफ अमेरिका $20-25,000 साल के खर्चे में इंडिया में सेंटर खोल के बिल्डिंग में करा लेगा, उस एक जॉब के लिए यहाँ पर 100,000 प्लस देने पड़ेंगे। तो कंपनीज को तो फायदा है ना, इसलिए इसमें इंडिया का भी फायदा है। बहुत सारे जॉब्स जो यहाँ पर किए जा रहे थे वो इंडिया चले जाएंगे, बिल्कुल। इसमें ठीक है, अब वीजा लगा, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जॉब जो वहाँ क्रिएट हो तो चले जाएंगे इंडिया में, फिर आपको फी लगाने से फायदा क्या, उल्टा नुकसान होगा। देखिए, जॉब ऑफशोर होगा। नहीं, देखिए, कुछ जो जाने थे वो इवेंचुअली वैसे भी जाने थे।
जो जॉब आज की तारीख में रिमोटली हो सकता है वो तो यूएस में देर सबेर इंडिया में ट्रांसफर हो ही जाएगा। वो शॉर्ट टर्म गैप फिल करने के लिए डिमांड होती है ये। लेकिन एट द सेम टाइम कई बार बहुत सारे जॉब यहां पर भी हो सकते हैं जो अमेरिकन कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो इंडियन नहीं कर सकता है, और वो कर सकता है मे बी 90% एफिशिएंसी में, मे बी सेम एफिशिएंसी पे, लेकिन ठीक है, लेसर उस पर कॉस्ट मैं पे आऊंगा तो आगे। पूरी कंपनी रिक्वेस्ट करेगी। हाँ, उसमें आऊँगा। आरती टिक्कू सिंह, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जब ये डिसीजन हुआ उसके बाद मैं पूरे ट्रम्प के ट्विटर हैंडल के एक्स पोस्ट को देख रहा था, फिर इस डिसीजन पे सारे जो यूएस के कमेंट आ रहे थे वो देख रहा था, तो मैं देखा कि मागा मूवमेंट वाले बड़े ही नाराज थे। उन्होंने कहा ये क्या तरीका होगा जी, आपने तो कहा हर साल लगाएंगे, आप करेंगे नहीं, एक टाइम का रहेगा, ये तो बहुत गलत हुआ, और बहुत गुस्सा जाहिर कर रहा था ट्रम्प को लेके। तो क्या ये सारा कुछ उस मागा मूवमेंट वाले को संतुष्ट करने की रणनीति थी, इससे ग्राउंड पे बहुत कुछ नहीं बदलेगा, या फिर ये कहें कि जानते हुए भी कि नुकसानदेह होगा, हमने वादा किया था चुनाव में उसको पूरा करना है, कुछ उस तरह की रणनीति है या फिर कुछ और है? देखिए लक्ष्मण जी, मुझे लगता है अनुराग ने बहुत ही विस्तार से समझाया कि जो सेंटिमेंट है यूएस में वो बहुत रियल है, कि उनकी इनफैक्ट जो वर्किंग क्लास है उनकी जॉब्स इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक 20-30 साल में, जब ग्लोबलाइजेशन का जो एरा चला उसमें उनकी जॉब्स गई, और वो जॉब्स ली इंडियंस ने, चाइनीज ने। हमने देखा आउटसोर्सिंग कितनी हुई, और उससे उनको एक जो इफेक्ट पड़ा इकोनॉमिकली, हमने देखा कई सारे शहर तबाह हुए यूएस में, और कई लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। और वही कारण है कि ट्रम्प जो पावर में दूसरी बार आए, वो मूवमेंट जो मागा जिसको हम कहते हैं, उसका वो प्रोडक्ट है, जो थिंकिंग या जो इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट। ये कई लोग हमेशा ये कहते हैं कि रेसिज्म रेसिज्म रेसिज्म, आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं देखते हैं। जो वर्किंग क्लास अमेरिका का था, जिसको लगा कि वो लूजर रहा, और वो जो ग्लोबलिस्ट एलीट की बात करते हैं कि इनइक्वालिटी यूएस में बहुत ज्यादा हो गई, एक सबसे ऊंचे जो तबका है, रिचेस्ट क्लास है, वो और ज्यादा अमीर हुए, लेकिन जो वर्किंग क्लास था उनके पास ना नौकरियां थी ना ऑप्शंस थे, वो इंडियंस और चाइनीज ने ले लिए, क्योंकि इंडियंस और चाइनीज जो थे कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार थे। तो एक तो ये इशू है कि मुझे नहीं लगता है कि इसको मागा को रिडिक्यूल करना चाहिए। मुझे लगता है उनका एक सर्टेन सेंटिमेंट भी है और एक इकोनॉमिक लॉजिक भी है। और तीसरी बात मैं कहूंगी कि आप दूर क्यों जाए, हम अपने ही इंडिया की जब बात करते हैं, हम इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, डेमोग्राफिक मिशन की बात कर रहे हैं, वो क्या सोच के कर रहे हैं? अभी भी कई सारे लोग जो बिहार को लेके बोल रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, जॉब्स ले रहे हैं, या ये इशू जो है काफी इंडिया में भी सेंटिमेंटल है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी मेहनत, हमारा पैसा हम इलीगल इमिग्रेंट को क्यों दें? वैसे ही यूएस में भी जब बेशक उन्होंने कहा कि H1B, उन्होंने $100,000 की फीस लगाई, पर ईयर लगाई, और फिर क्लियरली बैकरूम चैनल से जो नेगोशिएशंस हुई है उसका कहीं असर दिखाई दिया, और उन्होंने अपना डिसीजन रिवर्स किया। या वाकई हो सकता है कि उन्होंने एनुअल नहीं माना, और इसको जैसे अनुराग कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता है कि एनुअल होता, क्योंकि एक ही बार होता है, 5 साल में आप एप्लीकेशन देंगे। तो उसको छोड़िए, सवाल ये है कि ये जो इंडिया में एक अप्रोच है कि ये कहना कि यूएस को नुकसान होगा, भाई हर देश अपना नुकसान फायदा जो है वो अपने तरीके से सोचता है। उनको कितना नुकसान होगा हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको क्या फायदा होगा उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें क्या फायदा और नुकसान होगा उसकी चिंता करनी चाहिए। और मुझे वही लगता मैं है कि आपके पास यहाँ पूछना पे चाहता हूँ आरती जी, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत को इससे फ़ायदा होगा? चूँकि एक सेक्शन ये कह रहा है कि इस पूरे एपिसोड के बाद भारत में कह सकते हैं कि लोग वापस आएंगे, और भारत को कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पे लोगों को लाएं और ऐसा अपॉर्चुनिटी दें
चाहे आईटी कंपनियां हो, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे। तो दो ऑप्शन है, या तो लोग भारत आएंगे, या फिर जैसा अभी कह रहे थे सुनील जी कि अलग अलग कई देशों में ऑफर करते हैं कि आप वहाँ नहीं हो रहा तो आइए मेरे पास आ जाइए, या फिर हो सकता है बाहर यूएई जा करके, दुबई जा करके वहाँ अपना सेंटर खोल लें, वहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो जाएं। तो आपको कहाँ पे संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए लक्ष्मण जी, एक बिल्कुल आपने सही कहा, राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद की जो डिमांड है, मैं कहूंगी कि हाँ, मैं भी चाहूंगी कि जितना भी ब्रेन ड्रेन हुआ है वो वापस आके इंडिया में आए। मैं वापस आई हूँ यूएस से, मैंने यूएस में पढ़ा है, मैं कोलंबिया में थी, यूनिवर्सिटी में थी, मैं स्टूडेंट वीजा पे थी, फिर H4 पे थी, स्पाउस वीजा पे थी, लेकिन वापस आए। मैं भी चाहूंगी कि बाकी लोग भी वापस आए, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो ग्रोथ है उसका हिस्सा बने। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या हम वाकई तैयार है, और क्यों इतने बच्चे जो है इतना, इनफैक्ट लेबर आर्बिट्राज की जब बात हो रही थी, अनुराग कर रहे थे, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है जो इनफैक्ट चूंकि मैंने कोलंबिया में पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन बच्चे अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, अमेरिकन बच्चे टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों के साथ पढ़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं हमारे एवरेज बच्चों से कोई कम है, लेकिन मैंने देखा कि कई सारे एवरेज बच्चे इंडिया के बाय डिफरेंट मीन्स वो H1B ले लेते हैं, और चूंकि लेबर आर्बिट्राज हुआ है इतने सालों से, जिसका जिक्र इलॉन मस्क ने भी किया है कि हमको, इनफैक्ट अगर आप देखें उनका नैरेटिव डे वन से, उनका आर्ग्यूमेंट डे वन से रहा है कि हमको क्रीम ऑफ द क्रीम चाहिए, हमको द बेस्ट माइंड्स फ्रॉम द वर्ल्ड जो है वो चाहिए, अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, AI में, सब में। लेकिन जो वो एवरेज वाला जो कैंडिडेट आ रहा है अलग अलग जरियों से, वो नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि हाँ, नुकसान, अब किसी ने कहा, आप इधर ही पैनल में कहा कि क्या फर्क पड़ता है ये 85,000 हो या 65,000 हो, फर्क पड़ता है क्योंकि अगर आप रेमिटेंसेस देखें, $35 बिलियन तक की जो रेमिटेंसेस आती है, वो 50 मिलियन घर जो है इंडिया में, हर एक बच्चा जो यूएस में काम करता है और घर थोड़ा भेजता है वो, और उससे कितने लोगों की जो सुविधाएं और कितनी तकलीफ जो है लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि हमारे बच्चे कंपटीशन के, हाँ, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हाँ, जैसे तैसे पहुंच गए वहां पे, और रेमिटेंसेस। तो अब बेशक अनुराग ने कहा कि ये टेम्पररी है, लेकिन टेम्पररी, देखिए लॉन्ग रन जो है एवरीवन इज डेड, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि हाँ, नुकसान होगा, लेकिन साथ ही साथ जो नेगोशिएशंस चल रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि नेगोशिएशंस में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। अमेरिका के जो अपने कंसर्न्स है, जो अपना उनका $37 ट्रिलियन का डेट है, उनकी जो जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वो चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, वो अपने कंसर्न्स एड्रेस करेंगे, हम अपने कंसर्न्स एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ में मुझे लगता है कि ये एक्सेसिव जो है कि ट्रम्प को वो जो विलेन बना के रखा है। आप मुझे बताइए कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो क्या उस वक्त हम लोगों ने ट्रेड डील्स नहीं की यूएस के साथ? क्या हम लोगों ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स, हमने बोइंग्स, हमने ड्रोन्स, इनफैक्ट ड्रोन्स जो है $3-4 बिलियन के तो ड्रोन्स ही हमने ऑर्डर किए यूएस से। तो उस वक्त भी जो है नेगोशिएशंस हुई, हम चाहते हैं या नहीं चाहते। इनफैक्ट जो एक सेक्टर जहां हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अमेरिका है, आपको मैं बता दूं क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा पर्सनल लेवल पे ये इशू है, एप्पल्स का जो इशू हुआ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम वॉशिंगटन एप्पल खरीदे, नेगोशिएशंस में हुआ, जबकि हमारे यहाँ एप्पल्स की कोई कमी नहीं है, कश्मीरी एप्पल है, हिमाचली एप्पल है, बहुत सारे और स्टेट से एप्पल आता है, लेकिन हम लोग एग्री कर गए कि ठीक है, हम वॉशिंगटन के एप्पल्स खरीदेंगे। अभी इस बार अगर आप देखें, इस साल फ्लड्स की वजह से कश्मीरी एप्पल कहीं आपको दिखा नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाया।
रास्ते ब्लॉक हो गए, लेकिन वॉशिंगटन एप्पल जो है दिल्ली में सब जगह मिल रहा था, बाकी जगह ब्लिंकिट पे आपको मिलेगा। वैसे ही कैलिफोर्नियन आमंड्स, वो भी, उस पे भी हम लोगों ने टैरिफ जो है हटा दिया जो पहले का था। तो ये सब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी हुआ। तो ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प जो है वो ईवल टाइप के हैं या कुछ इस तरह का कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। सब अपने अपने देश के बारे में सोच रहे हैं। वो मागा चाहते हैं तो हम भी मेक इंडिया ग्रेट अगेन चाहते हैं, ग्रेट अगेन चाहते हैं। बिल्कुल, यही प्रधानमंत्री जब गए थे ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण के बाद, तो ऐसी कुछ बातें उन्होंने कही कि आप मागा चाहते हैं तो हम भी यहाँ इंडिया को ग्रेट बनाना चाहते हैं। सुनील सुवर्ण साहब, कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए, तो फिर मैं प्रभु दयाल साहब के पास जाऊँगा। दो बातें। फर्स्ट, हम क्यों घर वापसी की बात कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी जो ऑलरेडी H1B वीजा में अमेरिका में है, उसको वापस आने की जरूरत नहीं है। उसकी नौकरी पक्की है, उसकी रिन्यूअल पे भी ये $100,000 नहीं लगेगा। तो ये घर वापसी की जरूरत नहीं। ये खाली फ्रेश जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए शायद दरवाजा अभी महंगा हुआ है, कंपनी जो हायर कर रही है। बट एग्जिस्टिंग जो अमेरिका में इंडियंस है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें H1B पे ऑलरेडी है, काम कर रहे हैं। जब तक उनका रिन्यूअल होगा ठीक रहेगा। तो इसलिए मेरे को घर वापसी की बात, अभी इतने लोग इंडिया को वापस आना है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, ये नहीं। ये और जो जाने वाले हैं शायद उनकी गिनती कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैडम ट्रंप जी के साथ क्यों हमारी प्रॉब्लम है पूछ रही है। मैं बता दूं कि बाइडेन ने हमें डेड इकोनॉमी नहीं कहा था। बाइडेन ने रशिया को अलास्का बुलाने के लिए 25% टैरिफ एडिशनल, बिना कोई बेबुनियाद, ये टैरिफ के कारण 25 लगाना अलग है, एडिशनल टैरिफ जस्ट बिकॉज हम ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं। ऐसी जो चीजें उन्होंने की, इसलिए ट्रंप के अगेंस्ट एक इधर फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रंप को हेट करते हैं, बाइडेन को लव करते हैं, ऐसा नहीं है। और उनके ही एक्शन, जो डेड इकोनॉमी बुलाना, जो इंडिया को पनिश करने की तरह 25% लगाया, ये सब बहुत हमारी जो एक ना, क्या कहते हैं, ब्लड को बॉयल करने लगी। इसीलिए वो ट्रंप के बाद फीलिंग है, नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। सॉरी, गो अहेड। आरती को जोड़ना चाहते हैं। आरती। लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण जी, देखिए ट्रम्प की जो पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसी वक्त सारी दुनिया को समझ आया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है बाकी यूएस प्रेसिडेंट से हटकर है। उनके टैक्टिक्स पहली ही टर्म में समझ आ गए थे, जब यूएस चाइना का टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा था और उसको कोल्ड वॉर 2.0 बोल रहे थे। तो अगर किसी को भी आश्चर्य हुआ है इस बार कि ट्रम्प जो बोलते हैं या करते हैं, उनके ट्वीट्स जो थे इतने फेमस हो या जो भी कहे, इतने फेमस पहली ही टर्म में थे कि आपको याद होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उनका तो एक्स अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं थी। मुझे लगता है कि किसी को भी अगर शॉक हुआ है, आश्चर्य हुआ है इंडिया में पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स को, इसका मतलब है कि खुद की उनकी कोई तैयारी नहीं थी। उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ट्रम्प के जो टैक्टिक्स होंगे, उनके नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स जो होंगे, और उनके जिस तरह से वो पब्लिक में जिस तरह से वो बोलते हैं, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं और फिर वो क्लाइम डाउन भी करते हैं। कई कहते हैं ईगो वगैरह, पर मैंने डे 1 से कहा है ये ईगो की बात नहीं, उनके टैक्टिक्स है ये। और अगर वो तो साइकोलॉजी नहीं समझ आ रही हमें, अगर तो ये भी क्या एक उनके टैक्टिक का हिस्सा है क्या कि इस तरह से $1 लाख का आप फी लगा दें? और हालांकि आपने कहा कि इसका कोई बहुत नाता रिश्ता है नहीं जो ट्रेड डील नेगोशिएट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगोशिएटिंग पावर में एक तरह से दबाव फैक्टर के काम के तौर पर काम तो करेगा। प्रभु दयाल साहब। बिल लक्ष्मण जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आरती जी के पेरेंट्स बहुत लकी हैं कि वो अमेरिका में पढ़ने के बाद वापस आ गई। मेरे अपने जुड़वा बच्चे जो लगभग इन्हीं की उम्र के हैं, सन 2000 में अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, जब मैं कुवैत में एम्बेसडर था। उनको स्कॉलरशिप्स मिल गई थी, वो अमेरिका चले गए। उसके बाद H1B वीजा, पढ़ाई के बाद H1B वीजा मिला, फिर ग्रीन कार्ड मिला, फिर सिटीजन हो गए, तो वो वहीं रुक गए। तो ज्यादातर जो बच्चे थे वो वापस नहीं आते थे। मैंने कहा जो आरती सिंह जी के पेरेंट्स बहुत लकी हैं कि ये वापस आ गए उनके साथ। दूसरी बात, सुनील जी ये सही कहा था कि इसमें बहुत गलत सलत पहले चीजें थी। ये H1 वीजा में उन्होंने कह दिया कि वो हर साल रिन्यू करना पड़ेगा, या जो भी बाहर गए हुए हैं जैसे इंडिया गए लोग
वो उनको फिर से 100,000 देना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दिए। मैंने अपने पहले वक्तव्य में इसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में ये साफ कर दी गई है बात कि ये नए एप्लीकेंट्स के लिए होगा। लेकिन जैसा सब पैनलिस्ट ने कहा, ये अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट देखते हुए कहा है ये जो पॉलिसी बनाई, और आरती जी ने बिल्कुल सही कहा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है, उनका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे क्या इंटरेस्ट में हमारा क्या नुकसान हो रहा है। देखिए, जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो उम्मीद लगाए थे, उनको नौकरियां मिल रही थी अमेरिका जाने की, अब वो सितंबर से ये जो नया रूल आ गया है इससे उनको जरूर झटका लगा है। लेकिन क्या हम इस झटके को इसके दूर करके इससे आगे नहीं बढ़ सकते? पहली बात तो जैसा मैंने कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा। पहले तो न्यू अपॉर्चुनिटीज विद इन इंडिया क्रिएट करनी होगी। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में जॉब्स रिलोकेट कर सकती हैं, यहाँ से काम करा सकती हैं। ये अनुग्रह जी ने कहा था, ये अनुराग जी ने, कि ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा हमें दूसरी कंट्रीज, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, जर्मनी, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ये सब कंट्रीज जो है टेक सेक्टर में काफी आगे बढ़ना चाहती हैं। इनके पास इतनी स्किल्ड मैन पावर नहीं है। इनके साथ हम बातचीत करके अग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं कि हमारे बहुत से लोग वहां जाके काम कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बैठे रहना नहीं है, छाती नहीं पीटनी है कि देखिए हमारा इतना, हमें कुछ प्रोएक्टिव होके इसको सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए करना क्या चाहिए, सुनील सोडन साहब? देख, करने के लिए पहली बात है कि हमें जो सिचुएशन हमें देखकर, ये अभी क्या है, कितना बात कर रहे हैं हम, 62,000 पीपल की बात कर रहे हैं, राइट? 70% हमें मिल रही थी। 62,000 लोगों को अमेरिका में अभी क्या नौकरी मिलेगी क्या नहीं, तो उसके लिए तो फर्स्ट थिंग क्या है, इसमें से जैसे मैं कह रहा था 13,000। थोड़ा सा एक चीज मैं सुनील जी मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और जोड़ दूं, फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। सिर्फ बात नौकरी तक नहीं है, बात है कि लोग वहाँ पढ़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते थे कि पढ़ाई कर लेंगे, वहाँ अच्छी डिग्री ले लेंगे, फिर डिग्री लेने के बाद वहाँ जॉब कर लेंगे, जॉब के बाद फिर अपने फ्यूचर और ज़्यादा वहाँ सेटल देखते। तो उन सारे, कह सकते हैं पूरे उस सारे सपनों पे एक तरीके से कहें तो पानी फिरता हुआ दिख रहा है, जो अमेरिका जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, फिर वहाँ जॉब करने के लिए। उस लिहाज से देखें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा है। सिर्फ हम नंबर देखें जॉब का तो उससे थोड़ा सा कम इम्पैक्ट दिखता है। बट अमेरिका गवर्नमेंट को किसके बारे में सोचना चाहिए? यहाँ बिना रोजगार, यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। कोई अमेरिका पढ़ाई करके उसके पेरेंट्स को पैसा है, उनको पढ़ाई कराने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, और उसको अमेरिका में जॉब करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करे? अरे इंडियन गवर्नमेंट हमको यहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट करके यहाँ रहने के लिए ठीक कार्रवाई करना है, अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके इसमें हल दे दो। क्यों? अरे अल्टीमेटली ये ब्रेन ड्रेन है ना हमारे लिए। वो लोग उधर जाते हैं H1B से, फिर ख्वाहिश रहती है कि उधर ही रह जाए, राइट? तो इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इंडिया में माहौल क्रिएट करना है ताकि इन लोगों को जो अमेरिका की जो ख्वाहिशें हैं उसको यहीं पे पूरा कर सके, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ जॉब। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए, मगर अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके इसको हटा दो, ये 100,000 को 20,000 करा दो, ऐसी बात में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अल्टीमेटली दीज पीपल। एक तरह से आप देखिए कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं अमेरिका में जाके पढ़ाई करूँ उधर ही, जैसे प्रभुदयाल के बेटे हैं, अगर ऐसी सोच होती है तो हमारे देश की जनता भी कहेगी अरे ये तो गैर देश में जाके काम करना चाहता है, उसकी जीडीपी को बढ़ाना चाहता है, इंडिया क्यों उसको सपोर्ट करे? अरे भाई ये क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि प्रभुदयाल के बच्चे उधर है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, बट एक तरह से ये देशद्रोही है ना। अरे यहाँ पे हम अगर मौका देंगे यहाँ पर, अरे देखिए इंडिया में इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड क्लास है, हमारी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड क्लास है। ऐसा नहीं है कि हाईटेक जॉब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सही दिशा दिखा के उनको वो प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में न जाओ तो जर्मनी जाओ। अरे बाहर क्यों भेजना चाहते हैं हम? हमारी टॉप क्वालिटी ब्रेन्स को हमें इंडिया में रखने के लिए जो भी कोशिश कर रही है वो माहौल क्रिएट करना है, वही मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट को करना है। ये बाहर जो जाना चाहते हैं,
अरे वो जाए ना जाए, हमारे देश के लिए क्यों उसके बारे में फिक्र करे। हालांकि मेरा मानना है सुनील जी कि मैं भी चूंकि इंडिया में रह रहा हूं, लेकिन जो लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं यूएस में नौकरी करने के लिए या फिर रहने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही हैं। आप बिल्कुल बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आप देखें, ईमानदारी के साथ देखें, तो जिस लेवल की पढ़ाई की बात हो, जिस लेवल का वहाँ पे कह सकते हैं कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन होता है, टेक्निकल एजुकेशन होता है, तो उस लेवल का हम लोग की अपॉर्चुनिटी कम है, इसमें आपको कोई शक नहीं होगा। हमने इतने सालों में कितने आईआईटीज नए बना लिए, वहाँ पे कौन सा ऐसे है जो वहाँ के एमआईटी का टक्कर दे सके, आपको भी देखना होगा। मतलब ईमानदारी सोचिए, चूँकि ये पॉलिटिकल डिबेट है नहीं, या तो देशद्रोही और राष्ट्रभक्ति वाले डिबेट है नहीं, ये अभी समझते हैं। नहीं, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कहता है, ऐसे नहीं कि मैं उनको देशद्रोही मानता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ देशद्रोही मानने के लिए नहीं। हाँ, यहाँ जो लोग हैं उनकी देखभाल करना है गवर्नमेंट का काम है। जो बाहर जा रहे हैं उनका देखभाल करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि उनको यहाँ पे अच्छी तरह दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो देश को क्या करें, मैं कह रहा हूं कि सिंस वी आर नॉट एबल टू लिव अप टू देयर ड्रीम्स इन इंडिया, दे आर सीकिंग अमेरिका। तो देशद्रोही मैं कह रहा था कि आम जनता ऐसे सोच सकती है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ मतलब किया इसके यहाँ पे एक अपना वैसा इकोसिस्टम बनाए कि लोगों को अमेरिका जाने का मन ना करे, इंडिया में रहने का मन करे। इस वजह से नहीं कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ट्रंप ने वीज़ा फी बढ़ा दी, इसलिए हम इंडिया में रहें, ये नहीं वजह होनी चाहिए। वजह होनी चाहिए कि हमारा अपना माहौल इतना अच्छा हो, इतनी अपॉर्चुनिटी हो कि हम यहीं रहना पसंद करो। ये इस यहाँ पर सरकार की भूमिका रहती है और बाकी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका होती है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएन महासभा में एक स्पीच दिया है। उस स्पीच में कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिसको जानना बेहद ज़रूरी, तो मैं सोचा कभी थोड़ी सी चर्चा इस पे मैं कर लूँ। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि रूस यूक्रेन वॉर को जो लोगों ने फंड कर रहे हैं, भारत का नाम कह लें या फिर चीन का नाम ले लें, तो वो सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे फंड करने वालों के ऊपर टैरिफ लगाने से हम बाज नहीं आएंगे। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि भारत पाकिस्तान युद्ध हमने रुकवाया है। इस तरह कई सारे उनके बयान आए हैं। पहले एक बार उस स्पीच को सुन लेते हैं और फिर मैं अपने मेहमानों से उस पर रिएक्शन लूँगा। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. प्रभु दयाल साहब, उनके बयान का एक हिस्सा आपको सुनवाया मैंने, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे है। ये कोई नई बात नहीं कि वो टैरिफ्स और एडिशनल टैरिफ्स और पेनल्टीज की बात कर रहे हैं रशिया से ऑयल परचेज करने पे, और सबसे ज्यादा तो उन्होंने एडिशनल पेनल्टी टैरिफ्स हमारे ऊपर लगाए, चीन के ऊपर नहीं लगाए। यूरोपियन कंट्रीज भी एनर्जी खरीद रही, एनर्जी सप्लाईज रशिया से, उन पे नहीं लगाए, हमें पे लगाए। लेकिन हमने ये सीखा है कि ट्रंप जो है वो बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है, ऑब्स्टिनेट है, एरोगेंट है, वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हमें भी वही पॉलिसीज बनानी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट में हो। हमको मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जाना चाहिए, जो हम जा रहे हैं। दूसरे देशों के साथ हमें अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए और तंदुरुस्त करने चाहिए, और फिर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा उसको हमको रेजिस्ट करना होगा। देखिए, एक बात और मैं कहूँगा, जो सुनील जी ने कहा था कि जो बाहर रहते हैं, जो भारत से चले जाते हैं, वो देशद्रोही होते हैं, ये बिल्कुल बकवास है। मैंने ये देखा है, जो बाहर हमारे भारत के लोग जाते हैं वो बहुत नेशनलिस्ट रहते हैं, उनमें जो भारत प्रेम रहता है वो हमारे यहाँ लोगों में नहीं रहता। हमारे लोग तो रोज गालियां देते हैं भारत को, लेकिन जो बाहर चले जाते हैं वो उनके दिल में जो भारतीयता हमेशा रहती है, जो भारत के लिए प्रेम रहता है, वो कहीं ज्यादा रहता है, और वो भारत और दूसरे देशों के बीच में एक फ्रेंडशिप का ब्रिज बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए, जो ये H1B वीजा की बात हो रही थी, इसका मेरे विचार में जो ये अनुराग जी ने कहा था, ये बिल्कुल सही कहा था
कि ये हमको टैरिफ वगैरह, ट्रंप की ओवरऑल पॉलिसी भारत के खिलाफ, ऐसा नहीं देखना चाहिए। और जैसा आरती जी ने भी कहा, ये वो जो कर रहे हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए किया, और हमें हर तरह से ये देखना होगा कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है, ट्रंप साहब की कौन सी पॉलिसीज हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर उन पॉलिसीज के बारे में बात की जा सकती है, जैसे ट्रेड टैरिफ के बारे में, तो हम करेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम उनसे जाके गुजारिश करें कि देखिए भाई ये जो आप फी लगा रहे हैं इसको ना लगाएं, हमारे लोगों का नुकसान होगा। वो करेंगे जो वो करना चाहे, हमें वो करना होगा जो हमारे लिए अच्छा है। और जैसा सब पैनलिस्ट ने कहा, हमें वो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट करनी होंगी जिनसे हमारे लोग यहाँ रहे, कोई एम्प्लॉयमेंट रहे। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 20 साल पहले बहुत कम था, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी, अब बढ़ती जा रही है। उसी दिशा में हमको काम करना होगा, और ट्रंप का प्रेशर जो है वो आता रहे, उसको हमको निपटना। हालांकि आपने सही कहा, मैं जो H1B वीज़ा के आंकड़े देख रहा था उसमें मैं देख रहा था कि पहले भारत की हिस्सेदारी और चाइना की हिस्सेदारी का मैं तुलना कर रहा था, देखा कि पिछले 1-2 साल में चाइना की हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ रही है H1B वीज़ा को लेकर, भारत की हिस्सेदारी वहाँ पे कम हो रही है। लेकिन मैं सुनील सोरेन से आप ही के पास आऊँगा तुरंत, चूँकि अभी इन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया है कि आपने देशद्रोही वाली बात कह दी है। नहीं, पहले मैं अपोलोजाइज करना चाहूँ प्रभुदयाल जी से। मैं एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया और इसका कारण 2 था, जस्ट टू मेक द पॉइंट। इट इज नॉट दैट आई बिलीव इट, मैं पता है कि मुझे कि वो लोग बहुत पैट्रियोटिक है। सेकंड, मैं जो आम जनता मेरे दोस्तों से जो सुन रहा हूँ कि व्हाई इज गवर्नमेंट वांटिंग टू सपोर्ट समबडी जो बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, भले ही वो रेमिटेंस में पैसा भेजे, भले ही वो देश का झंडा उधर अच्छी तरह फैलाए, बात वो पक्की, मगर यहां अनएम्प्लॉयमेंट कितना है उसको सॉल्व करने के बगैर आप उनको उधर नौकरी नहीं मिल रही है उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो ये इसलिए मेरा वो था, मैं अपोलोजाइज करता हूं दयाल जी, मैंने ऐसा कोई देशद्रोही का शब्द मैंने इस्तेमाल किया, वाज जस्ट टू एक्सप्रेस अ स्ट्रांग सेंटिमेंट, ओके, अदरवाइज इट वाज नॉट मेंट इन द एंटी पैट्रियोटिक सेंस ऑफ द वर्ड। ये कोई पैट्रियोटिक ऐसा नहीं, ये भी पैट्रियोटिक। हाँ, नहीं, सेकंड बात यह है कि अगर इस बात पे आ जाए कि अभी ट्रम्प ने यूएनजी में, प्रभुदयाल साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, प्रभुदयाल साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमारे अनुराग जी भी जो हैं वो भी तो भारत से गए अमेरिका में, उनकी वो गए, उनकी फैमिली शायद पहले गई होगी, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये सब लोग जो है भारत का झंडा ऊपर ये फहराते हैं। भारत की जो है पहचान ऐसी है कि इनकी सक्सेस है, ये हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हुए, इससे इंडिया की इमेज अच्छी होती है। देखिए मैं तो 4.5 साल न्यूयॉर्क में कॉन्सुल जनरल रह चुका हूं, मैंने फर्स्ट हैंड देखा कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो कितना अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, इतनी पेट्रियोटिक है, इतनी इंडिया लविंग है हर तरह से। देखिए सबसे बड़ी जो 15 अगस्त की परेड अगर होती है कहीं, वो तो न्यूयॉर्क में होती है, और उससे ये हमेशा दर्शाया जाता है कि हम कितना भारत को प्यार करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो जाते हैं वो 20-25 साल पहले जो गए वो अपॉर्चुनिटीज की वजह से गए, लेकिन अब हमें यही अपॉर्चुनिटीज इंडिया में हमको क्रिएट करनी होगी। इस पे सब पैनलिस्ट का इत्तेफाक है, सब बिल्कुल। सुनील जी, आपको बीच में रोका था, मैंने आपको बीच में रोका था, अपनी बात पूरी करी, फिर मैं अनुराग जी और आरती जी के पास जाऊंगा। यूएनजे वाली बात में देखिए, जैसे आरती जी ने कहा था इसमें कि ट्रंप के शब्दों के ऊपर उतना गंभीरता से हमें उनको लेना नहीं चाहिए। वो नेगोशिएटिंग टैक्टिक, उनकी आर्ट ऑफ द डील करके एक बुक लिखा है, उसमें यही उन्होंने दोहराया कि रिडिकुलस मांग करो फिर बीच में कहीं सेटल हो जाओ। मगर यहाँ पे जो हो रहा है ना, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जैसे उन्होंने कहा कि चीन के ऊपर नहीं लगा पाए, और अभी बताया कि अभी मुझे पता लगा कि नेटो भी खरीद रहे हैं। अरे इतने साल से वो खरीद रहे हैं, ये पता नहीं था क्या? तो ये सब एक बातें करने के लिए यहाँ पे उनका मकसद क्या है? ये सवाल इसलिए मैंने पूछा, ये सवाल इसलिए मैंने पूछा था आरती टिक्कू सिंह, क्योंकि ये ऐसे समय में ये बयान आया है जब हमारे यहाँ से विदेश मंत्री, उद्योग मंत्री वहाँ पे हैं, यूएस में हैं, और माना ये जा रहा है कि शायद ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बीच में 1 हफ्ते तक जो बयान सॉफ्टन हुए थे, तो उसके बाद ये बयान आना थोड़ा सा मुझे लगा कि ये कोई मैसेज तो फिर दोबारा से नहीं देना चाहते। आरती जी, अनुराग जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए ये भी समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, जो मैंडेट लेकर आए हैं, उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी था कि वो
एंडलेस वॉर जो है वो रुकवाना चाहते हैं। उनका नेटो कंट्रीज के साथ जो बहुत बड़ा तनाव का इशू यही था कि वो जो डिफेंस स्पेंडिंग है नेटो की, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका कर रहा था और बाकी कंट्रीज नहीं कर रही थी। और अब जो आज उन्होंने बात कही है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर बात कही है। मुझे नहीं लगता है कि ये इसको लाइटली ले सकते हैं। ये एक्स पे उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, यूएनजीए में दिया है, और खासकर उन्होंने चाइना, इंडिया और नेटो कंट्रीज सबके ऊपर ब्लेम डाला है कि वो यूक्रेन वॉर को कंटिन्यू करवा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नेटो कंट्रीज अपने खिलाफ ही जो है वॉर कर वो स्पॉन्सर कर रही है इन अ वे, क्योंकि वो लगातार रशिया से एनर्जी खरीद रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वाला ये जो वाला विषय है इसको हमें लाइटली लेना चाहिए, क्योंकि क्लियरली प्रेसिडेंट ट्रम्प की पूरी कोशिश रहेगी कि वो ये दोनों वॉर्स जो गाजा में चल रहा है और यूक्रेन में चला, गाजा में वो नहीं रोक पा रहे हैं किसी भी तरीके से, और यूक्रेन में बहुत कोशिश कर रहे हैं वो रोकने की। वो कम से कम चाहेंगे, वो कह रहे हैं ऑलरेडी कि 7 उन्होंने जंगें जो है वो, हालांकि उसमें भारत पाकिस्तान का भी जिक्र किया उन्होंने, एक बार फिर से भारत पाकिस्तान जंग को रुकवाने की बात की है यहाँ पे। एक मिनट में अनुराग जी को जोड़ लेता हूँ, कुछ जोड़ना चाहता है, जो शो का समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है। अनुराग जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? लक्ष्मण जी, कहने को तो बहुत कुछ था, अभी तो समय को ध्यान में रखते हुए देखिए 2-4 बातें रखता हूँ। हमें एक ग्लोबल चर्चाओं में जाने की जरूरत नहीं है, युद्ध वगैरह चलते रहेंगे। आई थिंक आज का जो इशू था उसको मैं समराइज करता हूं। देखिए, हम ज्यादा रेटोरिक में ना फंसे इंडिया में, और बेसिक तौर पे ये समझें कि जैसे मोदी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के लिए जॉब क्रिएशन, ट्रम्प साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेरिकन के लिए जॉब क्रिएशन, राइट? तो लेट अस नॉट मिक्स द टू सेंटिमेंट्स, राइट? तो ये मोदी साहब का ये काम नहीं है कि यहाँ पे इंडियंस को ग्रीन कार्ड दिलवाएं। हालांकि कुछ लोगों ने बात छेड़ी थी, ये तो ये उतना ही स्टूपिड था जितना हम कहें कि ट्रम्प साहब इंडियंस को जॉब दिलाएंगे। ये उनका रोल नहीं है। आई वेरी मच सपोर्ट, देखिए मैं सुनील जी जो कह रहे हैं ना, मैं उसका सेंटिमेंट रखता हूँ, मैं उसके साथ में हूँ। अच्छा, पहली बात लक्ष्मण जी, आपने भी एक छोटी सी बात कही कि इंडिया का छोड़ के, यूएस का छोड़ के कोई इंडिया क्यों आएगा। देखिए, ये सब बेकार की बातें हो चुकी हैं। आज का वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड है, आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, राइट? आरती जी भी जहां काम करती हैं, कभी यूएस रहती हैं, कभी यूरोप जाती हैं। हम सब ग्लोबल सिटीजन्स हैं, हमें जहां अच्छा लगता है हम वहां रहेंगे। एक ही जगह स्वर्ग नहीं है धरती पर, हर जगह अगर आपकी कमाई अच्छी है तो आपके लिए दुनिया स्वर्ग है, आप कहीं भी हो। और अगर आप गरीब हैं तो देखिए, आप यहाँ पर यूएस में रह लीजिए, आपकी लाइफ उतनी ही नर्क है जितनी होती है। तो लेट अस जस्ट डिस्पेल दिस नोशन के अमेरिका में सब चंगा है और वहां सब, ये व्यर्थ की चर्चा है, एटलीस्ट टैलेंटेड लोगों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। इस स्पिरिट में मैं बात कहता हूं कि एक अमेरिकन ड्रीम है लेकिन एक इंडियन ड्रीम है। इंडियन ड्रीम क्या है? आप तो बिहार से आते हैं लक्ष्मण जी, आप समझते हैं। एक सेक्शन नॉर्थ इंडिया में उसका इंडियन ड्रीम होता है सरकारी जॉब। अब आप उसको कितना ही समझा लीजिए कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, वो बोलेगा नहीं, मेरे लिए नौकरी मतलब गवर्नमेंट जॉब, मैं वही करूंगा। बिल्कुल। और वो ओवर एज हो जाएगा, वही करेगा। ऐसे ही साउथ में एक ड्रीम था विच वाज टू गो अब्रॉड। वो अब आप उनको अब ये लॉजिक से परे है, इट इज अ कल्चरल इशू, तो वो जाएंगे ही जाएंगे। आई थिंक इंडिया थोड़ा सा कम है, अपने बात को खत्म कर लेंगे तो मैं जल्दी शो मैं खत्म कर रहा हूं कि इंडिया इस इशू में इतना इन्वेस्टेड होने की इंडिया को जरूरत नहीं है। ये इतना बड़ा मुद्दा इंडिया के लिए है ही नहीं। जिसने अल्टीमेटली देश छोड़ने का मन बना लिया है वो चला ही जाएगा किसी ना किसी बहाने से, तो उसमें इंडिया को क्यों इन्वेस्ट होना चाहिए? इंडिया को इंडियन सिटीजन्स के लिए लग रही है, लेकिन हमें चूंकि शो को यहीं रोकना पड़ा। लेकिन आपने बहुत सही कहा कि इंडिया को इंडियन सिटीजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और मौका मिलेगा तो फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। अब आज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।